दोस्तों, पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी उपराष्ट्रपति से संबंधित संभावित कौन कौन से ऐसे तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या यूं कहें कि हमने उपराष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से अवधारणाएं हैं, अहर्ताएं क्या हैं, योग्यता क्या है, उसका वेतनमान कितना होता है, कहां पर उनका निवास स्थान होता है, किन किन स्थितियों में वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि उपराष्ट्रपति का पद आज के दौर में भी कितना प्रासंगिक है, उपराष्ट्रपति को किस तरीके से वेतन दिया जाता है, किस तरीके से इसका चुनाव होता है, और फिर हमने ये जाना था कि किस तरीके से इसको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, उसी क्रम में हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे आपसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके बीच में आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूं और स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जैसे कि पहला दलित राष्ट्रपति कौन था, या उदारीकरण के समय राष्ट्रपति कौन था, या कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जो पुनर्मतगणना के बाद विजयी हुआ, कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जो निर्विरोध चुना गया। हम बेसिकली इस सेशन में यही बात करेंगे कि कौन से प्रश्न राष्ट्रपति के कॉन्सेप्चुअल के अलावा फैक्चुअल वाले पोर्शन से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन। दोस्तों, राष्ट्रपति को पढ़ने का दो तरीका हो सकता है। एक तो ये कि जिस तरीके से किताबों में दिया जाता है उसमें ये दिया जाता है कि सन कब से कब तक वो रहे और नाम उनका क्या था, उन्होंने किसको हराया। ठीक, अब उससे होता क्या है, उसको हम पढ़ के तो जाते हैं लेकिन वहां से कोई भी एक क्वेश्चन टैकल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उस तरीके का क्वेश्चन ट्रेंड में नहीं है, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता। दूसरा तरीका यह है कि हम एक ऐसा यूनिक तरीका आपको बताएं, आइडिया आपको बताएं, जिससे आपके क्वेश्चन टैकल हो जाएं। आपको ये ना रटना पड़े कि कौन सा राष्ट्रपति 52 से 57 तक था, कौन 57 से लेकर 62 तक था, कौन कब था। ठीक है ना? इस तरीके की चीजें आपको बिना रटे, इतने सारे सन, लगभग 14-15 जो सन हुए हैं अभी तक, उनको बिना रटे हुए आपको जो है उसके से 10 लाइनों में आपका काम हो जाए। ठीक, तो हम इसी तरीके की चीजों को पढ़ेंगे, आपके दिमाग के हिसाब से उन चीजों को डिजाइन किया गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी की, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। देखिए, एक एक लाइन मैंने पहले का सेशन में बोली गई, कोई भी एक लाइन अनायास नहीं होती है, उसको आप दिमाग में रखें। तो ये क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, इसको आप थोड़ा सा, मान लीजिए आप नहीं जानते तो आप दिमाग में रखिए, और जब आप जानते हैं तो ये मत सोचिए कि तो यार बहुत आसान बात बता दी। ठीक है, जैसे होता है कि एक लाइन आ रही है तो सोचते हैं कि बहुत आसान बात हो गई। ठीक है, अगली लाइन पे चलते हैं। दूसरी लाइन ये है कि दूसरी अगर इनके बारे में जानकारी हम आपको दें तो सबसे अधिक समय तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। अर्थात अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है तो राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है। ठीक, आप देखेंगे संविधान सभा के द्वारा दिया गया नेतृत्व और उसके बाद भारत के गणतंत्र होने के बाद 2 कार्यकाल इन्होंने, ठीक है, पूरा किया। तो इस तरीके से ये सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं। अगली बात क्या है? अगली बात इनके बारे में ये है कि ये भारत के बिहार राज्य से संबंधित हैं और गांधीवादी नीतियों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए भी बिहार का गांधी कहा जाता है। प्यार से लोग इनको राजेंद्र बाबू कहते थे। आप ज्यादातर अगर किस्से कहानियां इनके बारे में पढ़ते सुनते होंगे तो राजेंद्र बाबू नाम का जिक्र किया जाता है। यहाँ के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इनको इसी संबोधन से संबोधित करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हम बात करते हैं। चूंकि ऐसा नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद का सिर्फ इतना सा परिचय मात्र है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इवन आपको बताते चले कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कौन सा? चंपारण। आप जानते होंगे गांधी जी द्वारा भारत में किया गया प्रथम आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, इस समय जो भी इसकी जिम्मेदारियां थी चंपारण आंदोलन को आगे बढ़ाने की, जिस तरीके से भी उस आंदोलन को किया जाना है,
सब कुछ किसने उसमें सहयोग किया था? राजेंद्र प्रसाद ने सहयोग किया था। और इसीलिए आप देखेंगे चूंकि राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंधित है तो इस तरीके का प्रश्न बार बार वहां आता है, जबकि वो जानता है कि सारे लोगों को पता होगा ये लगभग, लेकिन वो मानता है ये भी कि अगर आप बिहार की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको इस तरीके के प्रश्न आने ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो राष्ट्रपति के सेशन में आपको जाननी चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा अगर इनसे क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या प्रश्न आपसे बन सकता है, कौन सी जानकारी हम आपको दे सकते हैं? आप जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन या एस राधाकृष्णन थे। ठीक है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या एस राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, हिंदी में लिखते समय याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, कभी आपके लिए जिससे भविष्य में वो संकट ना पैदा करे। मान लीजिए निबंध लेखन वगैरह आप करते हैं तो आप कभी भी इस तरीके से ना लिखें एस राधाकृष्णन, एस ना लिख दें। ठीक है, आप उसको देवनागरी लिपि में लिखें। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये तो ठीक है, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम मतलब ये फर्स्ट वाला इनका नहीं है, प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, प्रथम उपराष्ट्रपति जो क्या बने? राष्ट्रपति बने। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपसे इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी सी बात इनकी होगी। इनको आप जानते हैं ये शिक्षक थे, बहुत ही ज्यादा शिक्षा से प्रेम करते थे, इसीलिए 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये राष्ट्रपति भवन में ही रहकर लोगों को पढ़ाते थे और मानते थे कि शिक्षक क्या है, राष्ट्र का निर्माता होता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम चलते हैं। एक भारतीय राजनीति का बड़ा नाम है एक तरीके से अगर हम कहें तो, जो अल्पसंख्यक की राजनीति है, जो अल्पसंख्यकों की राजनीति है, उसमें एक बड़ा नाम उभर कर आता है। और देश की आजादी के समय से यह चर्चा हो रही थी कि मुस्लिमों को कोई एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। ठीक है, इन्हीं सब चर्चाओं के बीच एक ऐसा नाम कांग्रेस के नेता का उभर कर आता है कि जिसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, जाकिर हुसैन साहब को। ठीक है दोस्तों, जाकिर हुसैन भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम है। ये प्रथम मुस्लिम हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति एक तरीके से आप कह सकते हैं जिस व्यक्ति को बनाया जा रहा है। तो इसको आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम व्यक्ति कौन सा था जो मुस्लिम समुदाय से या धर्म से, इस्लाम धर्म से संबंधित था और वो राष्ट्रपति बना, तो वो कौन थे? जाकिर हुसैन साहब थे। दूसरी बात जो इनके बारे में आती है कि ये सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। क्या है? सबसे युवा राष्ट्रपति। और ये भी शिक्षा से संबंधित थे, बहुत ज्यादा शैक्षिक रूप से भारत का प्रतिनिधित्व करते थे उस समय, और अल्पसंख्यकों की राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो आप देखेंगे कि जाकिर हुसैन के बारे में ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात और दोस्तों निकल कर आती है सामने वीवी गिरी के बारे में। किसके बारे में? वीवी गिरी के बारे में। ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। आपको मैंने बताया था कि किसी विशेष स्थितियों में यदि या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या तो त्यागपत्र दे दे, या तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया जाए, इस तरीके की कोई अगर घटना होती है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति का पदभार संभालता है। ठीक है, तो भारत के इतिहास में पहली ऐसी घटना हुई वीवी गिरी के समय। ठीक है, और ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से। दूसरी बात दोस्तों इनके बारे में ये है महत्वपूर्ण कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति जो द्वितीय क्रम की गणना के बाद जीते, चुनाव जीते। इसका असर क्या हुआ?
दो चीजें होती हैं, मैंने आपको एक तो रिकाउंटिंग होती है कि एक बार वोटों की गिनती हो गई और कोई एक उम्मीदवार हार गया, दूसरे बार उसने क्या किया, उसने कहा नहीं फिर से गिनती करिए, कहीं पे धांधली हुई है, गिनती गलत हुई है, तो फिर से काउंटिंग की जाती है, तो उससे रिकाउंटिंग कहते हैं। देखिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मामला क्या है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं ABCD, तो कोई व्यक्ति आया, इनको कहता सबसे पहले इनको राष्ट्रपति बनना चाहिए, दूसरे पिन को, तीसरे पिन को, चौथे पिन को। कोई आया कहा कि नहीं पहले पिन को बनना चाहिए, तीसरे पिन को बनना चाहिए, दूसरे पिन को बनना चाहिए, इनको चौथे बनना चाहिए। ठीक, इस तरीके से अलग अलग लोग आए, उनकी अलग अलग राय होगी। तो जब पहली बार गिना गया तो वीवी गिरी जी सेलेक्ट नहीं हुए। इनको जानते हैं आप कि राष्ट्रपति के चुनाव को जीतने के लिए 50% से ज्यादा, मिनिमम 1 वोट तो ज्यादा होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को विजेता नहीं माना जाता है, 50% से अधिक होना ही चाहिए ना। सामान्यतः चुनाव में आप देखते हैं कोई मान लीजिए 4000 वोट पाया, ठीक, और दूसरा कोई 4001 वोट पा गया, तो 4001 वोट वाला जीत जाएगा, भले ये टोटल वोट का 20% क्यों ना हो, मान लीजिए जनसंख्या ज्यादा है 20% क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे मामला ऐसा नहीं, आप ज्यादा पाएंगे तो आप नहीं जीतेंगे, आपको क्या है 50% से कम 1 वोट आपको ज्यादा मिलना ही चाहिए, नहीं तो आपकी मतगणना बार बार ही की जाएगी और आप नहीं जीतेंगे। तो फाइनली तब तक किया जाता है जब तक 50% से ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। और किसी विवाद की स्थिति में कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बीबी गिरी प्रथम ऐसे राष्ट्रपति से जो द्वितीय क्रम की मतगणना द्वारा विजेता घोषित किए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलिए हम चर्चा करते हैं। भारत के इतिहास में 3 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के दायित्व को निभाया है, ठीक है। इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो मैंने बताया वीवी गिरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप इसी तरीके से ग्राफ बना के आप अपने नोट्स में भी लिखें अगर आप पास होना चाहते हैं तो। वीवी गिरी, दूसरे M हिदायतुल्लाह, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना दोस्तों, M हिदायतुल्लाह। तीसरे थे VD जत्ती, BD जत्ती, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बीबी गिरी, M हिदायतुल्लाह और VD जत्ती। अब M हिदायतुल्लाह जी के बारे में एक कॉन्सेप्ट ये है, यही मैं आपको बता देता हूं कि ये एकमात्र न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश का मतलब आप समझ रहे हैं, CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय, जो राष्ट्रपति बने, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और बाकी अभी तक कोई चुनाव इस तरीके से नहीं लड़ा है। ये चूंकि होता क्या था, किसी मैंने बताया कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उस दिशा में आगे बढ़ता है, पद को एक्सेप्ट करता है, जिम्मेदारियों को निभाता है। तो हिदायतुल्लाह साहब इसी तरीके से ये जज थे और उपराष्ट्रपति बने थे, और उपराष्ट्रपति के बाद इन्हें इस तरीके की स्थितियां क्रिएट हुई, इन्हें राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना पड़ा। तो M हिदायतुल्लाह, VD जत्ती और वीवी गिरी, इनको आप याद रखिएगा, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से आप इनको किताबों में देखेंगे तो इस तरीके से क्रम वाइज इनको आपको नहीं दिया होगा, ठीक है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, अब क्रम से कोई मतलब नहीं, बस उनसे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नीलम संजीव रेड्डी, इनको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में क्या है कि जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं अभी तक, जितना भी चुनाव हुआ है, इकलौता ऐसा ये व्यक्ति है, इकलौते ऐसे ये राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, निर्विरोध। इनके प्रतिद्वंदी के रूप में कोई लड़ा ही नहीं, ये अकेले जीते, नीलम संजीव रेड्डी। जबकि आपको बता दें उसके पहले यही वीवी गिरी से हार गए थे। राजनीतिक मनोदशा इस तरीके से बनी थी कि ये वीवी गिरी से हार गए थे। आपने पढ़ा वीवी गिरी के बारे में, 2-3 मतगणना जीत गए थे, वीवी गिरी साहब इनसे हार गए थे।
तो एक राष्ट्रपति यार, एक व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव हार जा रहा है और बाद में जीत जा रहा है, तो आप तो ऐसे हार जाते हैं आप बात बात पे ना। आपको हर जगह से कहीं न कहीं पॉजिटिविटी लेनी चाहिए। आप सोचिए इतने बड़े आप भी चुनाव हार जा रहे हैं यार, हम तो कहाँ जाए भैया, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, ठीक ना। तो जीवन में हर पल क्या है, हर एक इवेंट से, हर एक घटना से आपको सीख लेनी पड़ेगी, ठीक ना। यहाँ से भी इन्होंने सीखा और दोबारा जीते। हार के बैठ गए होते घर पे रोते हुए, एग्जाम नहीं देंगे, चल रहे हैं टेट की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो टेट की तैयारी ही करने लगते, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने देखा वो पीसीएस अगर उनका नहीं हो रहा, आरओ नहीं हो रहा, तो चले गए टेट की तैयारी करने, ठीक है। हारिए मत, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ठीक है। तो नीलम संजीव रेड्डी ये ऐसे इकलौते राष्ट्रपति हैं जो क्या हुए, निर्विरोध चुने गए। दूसरी बात दोस्तों, ये जब बनते हैं ये अलग टाइप के व्यक्ति थे संजीव साहब, इनके बारे में आपको बहुत कुछ है बताने के लिए। ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति भवन को ही छोड़ देता है। ये कहते हैं हम राष्ट्रपति भवन में नहीं रहेंगे। आप जरा कल्पना कीजिए भैया, भारत कैसे महान लोगों के नेतृत्व में रहा है। उनकी सोच हो सकती है अलग तरीके से, उनकी पॉलिसीज अलग तरीके से काम की हों, लेकिन वो कितने आध्यात्मिक और सात्विक विचारों के हुआ करते थे, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी साहब राष्ट्रपति भवन छोड़ देते, कहते मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसमें इतना पैसा खर्च लगता है सरकार का। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता था हम इतने पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जनता जो इसमें आर्थिक बदहाली से गुजर रही है, उसके लिए पैसों की बचत नहीं हो पाएगी, उसके पैसों का ये एक तरीके से उसके साथ ज्यादती होगी। और तो और दोस्तों, ये जितना वेतन पाते थे उन्होंने उसमें 70% लेने से मना कर दिया। कहा 70% पैसे का तो मुझे काम ही नहीं है, मात्र 30% पैसे में ही मेरा गुजारा हो जा रहा है। आप सोचिए, तो ये एक नई इन्होंने नींव रखी भारतीय लोकतंत्र में। तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको जाननी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। एक नाम आप सबने सुना ही होगा, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, साथ साथ हमारे देखते चलिए, कुछ है नहीं। अब जैसे इनके नाम से ही लग रहा है ज्ञानी जैल सिंह क्या है, ये सिख है। तो प्रथम सिख जो क्या बने, राष्ट्रपति। अब आपसे पूछ सकता है प्रथम सिख जो राष्ट्रपति बने। दूसरी बात, ये सिख है फिर भी 1984 का सिख दंगा, जिसे दिल्ली दंगे के रूप में जाना जाता है, इन्हीं के समय हो रहा है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी की हत्या इन्हीं के समय हो रही है। मतलब बड़े इवेंट कुछ ऐसे हो रहे हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है ज्ञानी जैल सिंह। दूसरी बात, इन्होंने ही डाक विधेयक पर क्या किया था सबसे पहले, इसको मैंने राष्ट्रपति के सेशन में पढ़ाया, आप वहां से जाके दोबारा देखिए, सारी चीजें एक साथ यहीं पे नहीं बताई जा सकती। डाक विधेयक से संबंधित इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग किया था, जेबी वीटो, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। कहा जाता है कि ज्ञानी जैल सिंह भारतीय राजनीति में एक बहुत विवादित चेहरा रहा है। पहले सांसद बने, फिर मंत्री रहे, फिर मुख्यमंत्री भी बने, फिर राष्ट्रपति बनने तक का सफर। इन्हीं के प्रशासन के दौरान पंजाब में कई तरीके की ऐसी घटनाएं हुई, कट्टरवाद को बढ़ावा मिल रहा था वहां पे, तो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कड़े प्रहार किए गए उस पर, ठीक है। इन पे कई तरीके के आरोप भी लगे। तो बहुत विवादित व्यक्तित्व रहा है ज्ञानी जैल सिंह साहब का, ठीक है दोस्तों। के आर नारायण साहब दलित राष्ट्रपति होते हुए भी इनको कहा जाता है कि दलितों के अधिकारों के लिए इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ विशेष इस तरीके के काम नहीं किए जिनको गिनाया जा सके उपलब्धियों के तौर पे। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो विवादित, जिनको बना दिया जाता है, उनके कार्यों को उस तरीके से हाईलाइट भी नहीं किया जाता। अब एक राष्ट्रपति मात्र केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, मैंने आपको पहले बताया है। जबकि जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है दोस्तों, वास्तविक क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है, वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम आगे चले तो अब्दुल कलाम जी के बारे में थोड़ा सा हमें लगता है आपको जानना चाहिए। पूछता है एपीजे अब्दुल कलाम, महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। अब इनके बारे में क्या बताया जाए कि जितना बताया जाए उतना कम। एकमात्र ऐसा व्यक्ति, एकमात्र ऐसा भारत का वैज्ञानिक जो क्या बन रहा है, राष्ट्रपति। तो इन्हें वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहा जाता है, पहली बात तो ये।
दूसरा, इन्हें पीपुल्स राष्ट्रपति कहा जाता है, पीपुल्स प्रेसिडेंट इंग्लिश में ही कहेंगे, लोगों का राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, पीपुल्स राष्ट्रपति कहा जाता है, लोगों का राष्ट्रपति। इनका क्रम दोस्तों याद रखिएगा 11वां क्रम था। कौन सा क्रम था? 11वां क्रम। ये कई बार पूछा जाता है 11वां। अब देखिए वैज्ञानिक थे ना, तो वैज्ञानिक होंगे तो क्या बनाएंगे? तोप मिसाइल बनाएंगे, तो तोप इस तरीके से रहती है ना। अब इसी को हम सीधा कर देंगे, 11 बन जाएगा। ठीक है ना, 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के बारे में आपको बताते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बड़ा नाम है, भारतीय राजनीति में अचानक से चर्चा में आया। ठीक है, किस लिए चर्चा में आया? क्योंकि ये प्रथम महिला राष्ट्रपति है। क्या है दोस्तों? प्रथम महिला राष्ट्रपति। कोई महिला पहली बार राष्ट्रपति बन रही है भारत के इतिहास में, और अभी तक इनके अलावा कोई इस पद पर पहुंचा नहीं है। इनका क्रम क्या था दोस्तों? इनका क्रम था 12वां। इस बात को आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है कलाम के बाद, यही बनती है राष्ट्रपति 12वें क्रम के। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए चलते हैं हम प्रणब मुखर्जी जी के बारे में। अब इनके बारे में बताने के लिए अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए आप हमारा विशेष सत्र आप देख सकते हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए पॉलिटी के, उसमें अभी कुछ दिनों पहले ही जब इनका निधन हुआ था तो हमने एक विशेष सेशन किया था। विशेष इस पे जानकारी है जो आपके लिए बहुत हितकारी होगी। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो करंट के हिसाब से भी और इनके व्यक्तित्व के हिसाब से भी अच्छा होगा। आप उसको पढ़िए। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, जाने माने नेता थे। बाद में कहा जाता है कि ये भाजपा से भी इनकी नजदीकियां बनी और कोविड के चलते इनकी मृत्यु हुई। अधिक उम्र के कारण बेसिकली इनकी जो मृत्यु का रीजन था, अधिक उम्र इनकी हो चली थी। दोस्तों एक इनके बारे में ये फैक्ट जो आपको जानना चाहिए, यहाँ पर भी मैं रिवाइज करना चाहूंगा कि आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति पद पर हालांकि उस समय नहीं थे, लेकिन ये ऐसा भी आज तक नहीं हुआ कोई पूर्व राष्ट्रपति भी गया हो आरएसएस के प्रोग्राम में, तो ये गए थे। इसे एक बड़ा संदेश गया था, कहीं न कहीं ये जो है कि जो सो कॉल्ड सॉफ्ट हिंदुइज्म है उसको बढ़ावा देते हैं एक तरीके से, कि जो हमारे सांस्कृतिक सौहार्द की नीतियां हैं, जिससे इस तरीके से भी आरएसएस को पेश किया जा रहा था, तो उसकी छवि को इन्होंने कहीं न कहीं सकारात्मक बनाने की कोशिश की। उनके प्रोग्राम में ये जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ये संबंधित एक तथ्य है। उसके बाद हम आगे अगर चलें तो वर्तमान राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण है, रामनाथ कोविंद जी। ये अचानक से भारतीय राजनीति के इतिहास में अगर बड़े स्तर पे देखें तो इनकी एंट्री होती है जिस तरीके से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की हुई। कोई सोचा नहीं था कि ये भी यहाँ तक पहुंचेंगे और राष्ट्रपति बनेंगे। और दोस्तों ये भी दलित समुदाय से ही संबंधित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इनका जो पद क्रम है दोस्तों वो 14वां है। इसको आप दिमाग में रख लीजिए, कौन सा क्रम है? 14वां। इसको एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इनका क्रम 14वां है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान से देखा, और आशा करते हैं आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो गलत नहीं करेंगे, और इससे ज्यादा कुछ आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। देखिए मैंने बात की थी कि इसी तरीके से राष्ट्रपति से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होगी आपसे शेयर की जाएंगी। देखिए उपराष्ट्रपति की जहां तक बात रही है, उपराष्ट्रपति से संबंधित इस तरीके के प्रश्न आज तक कभी भी नहीं आए हैं। चूंकि जो राष्ट्र का सर्वे सर्वा होता है कार्यपालिका का संवैधानिक स्वरूप में, वो राष्ट्रपति ही होता है। देखिए कुछ ऐसे उपराष्ट्रपति मैंने आपको बताया जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाला और वहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दार्शनिक कहा जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं जानकारी के हिसाब से भी। तो राधा कृष्णन को इनको कहा जाता है दार्शनिक राष्ट्रपति थे।
मैंने आपको पहले ही बताया कि राधा कृष्णन जी क्या हुआ था, इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाला था और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों जो आपको याद रखनी है, याद ये रखनी है कि वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू से संबंधित, वेंकैया नायडू जी लगातार चर्चा में रहते हैं। वेंकैया नायडू जी लगातार चर्चा में रहते हैं। वो चर्चा में रहते हैं अलग अलग किताबों को लेकर, जैसे जिस तरीके से रचनाएं करते रहते हैं, अपने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकालते हैं और अपने आप बिजी शेड्यूल में से वीडियो देखने तक का भी समय नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं अगर उनको ये कहा जाएगा आप सिलेबस देख लीजिए, तो सोचते हैं सामने वाला उनके आंखों के सामने लाके सिलेबस भी ऐसे ऐसे करे। देखिए भैया, तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कहीं न कहीं आपको अब दीपो भवा जो बुद्ध ने कहा उसको अपनाना पड़ेगा, अपने आप से आपको उस दिशा में काम करना पड़ेगा। वेंकैया नायडू संबंधित आपको एक बात याद रखनी है कि इनका पद क्रम 15वां है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सा पद क्रम 15वां। और अगर उपराष्ट्रपति संबंधित एक बार जल्दी से मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि अगर वहां से पूछेगा तो हो सकता है आप मिस कर जाएं। देखिए, मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में एक कॉलम बना के थोड़ा सा आपको ध्यान दिलवाता हूँ कौन कौन से पॉइंट आप मिस कर सकते हैं। तो आप जल्दी से उनको नोट डाउन करिएगा अलग से इसी तरीके से कॉलम बना के। देखिए, राष्ट्रपति की जो सबसे पहले मैंने बात बताई, सबसे पहले कि ये संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। ये कब होगा? जब ये राष्ट्रपति बनेगा तब, या कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा। कितने दिनों तक? 6 माह तक, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात मैंने चुनाव को लेकर बताई थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद प्लस विधानसभा, इसको याद रखिएगा, विधान परिषद भाग नहीं लेती, दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कैसे सदस्य निर्वाचित? उपराष्ट्रपति में क्या होता है? सिर्फ संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ठीक है दोस्तों। तीसरी बात क्या है? उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसमें भी क्या होना चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है दोस्तों। इसमें अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। और उपराष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए? 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक अलग अलग, ठीक है। 20 प्लस 20 का यहाँ फार्मूला चलता है, यहाँ 50 प्लस 50 का। दूसरा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन दोनों का होता है, ठीक है। इनमें महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। 14 दिन पूर्व इनको सूचना दी जाती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, 14 दिन पूर्व। इनमें क्या होता है? इनमें राज्यसभा में एक संकल्प लाया जाता है, ठीक है। राज्यसभा में क्या लाया जाएगा? संकल्प। इस बात को याद रखिएगा, बहुत बार इसको पूछा गया है। और इसकी 2 माह पूर्व से क्या होनी? थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसको इसके हटाने के लिए संकल्प कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में पहले लाया जाता है, जो पारित कर देता है। तो उसके बाद जो लोकसभा होती है वो मात्र संस्तुति कर देती है, हाँ ऐसी बातें सही है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि इनका वेतन 5 लाख रुपए है और उपराष्ट्रपति साहब का वेतन 4 लाख रुपए है, जो कि उन्हें राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते मिलता है। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप उसको कर पाएंगे। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो आर्थिक स्थिति के कारण कोचिंग क्लासेस नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि ये सेशन पूरा हमारा जो चैनल है, प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, वो इसीलिए डिराइव ही किया गया जैसे ऐसे लोगों की मदद की जा सके जो आर्थिक रूप से परेशान हैं। तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं आज के सेशन को। अगर दोस्तों किसी तरीके की आप जानकारी चाहते, कोई आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, आपको लगता है कि इस पे आपको उत्तर चाहिए और आप किताबों में नहीं तलाश कर पा रहे, तो हमें मेल करिए yogendratimes@gmail.com पर, या कमेंट बॉक्स में आप सीधे कमेंट कर सकते हैं। वहां से उन प्रश्नों को हम तक पहुंचाया जाएगा और आपको उत्तर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर प्रश्न का। अगर आपको कोई भी इस तरीके की समस्या आ रही है,
क्वेश्चन आंसर के अलावा जो टॉपिक चल रहा है उसके अलावा भी आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, सिलेबस में दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है या किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो हमें मेल करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ सकते हैं, योगेंद्र टाइम्स नाम से जो कि है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको सेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।